अच्छा, ये अब बेसिकली क्या है कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप बेसिकली हम ये कहते हैं कि कंपनी का जो होता है वो बेसिकली वाइंडिंग अप कहते हैं हम कंपनी को क्लोज होने को। अब कंपनी जो होती है वो बेसिकली 3 तरीके से वाइंड अप की जा सकती है। एक तो होता है वॉलंटरी, एक होता है सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट और एक होता है बाय कोर्ट। सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट का ये मतलब है कि अब ये बेसिकली दोनों कोर्ट ही होती हैं कि जिसमें मतलब हम ये कहते हैं कि इसमें भी कोर्ट जो होती है वो वाइंड अप कर रही होती है, कंपनी को क्लोज कर रही होती है, इसमें भी कंपनी जो होती है वो बेसिकली कोर्ट ही वाइंड अप कर रही होती है। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है। ये बेसिकली उस वक्त कोर्ट खुद इन्वॉल्व होती है जिस वक्त किसी किस्म की कोई इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कोई लीगल इशू होता है। अब इस केस में बेसिकली कोर्ट क्या करती है कि लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। लिक्विडेटर कंपनी के पूरे एसेट्स को मैनेज करता है। लेकिन इस केस में बेसिकली क्या होता है कि ये कंपनी जो होती है वो बेसिकली फाइनेंशियल लॉस में चली जाती है, ठीक है। अब कंपनी जिस वक्त फाइनेंशियल इस केस में इस तरह से होता है कि कंपनी जो होती है वो फाइनेंशियल लॉस में चली जाती है। अब जिस वक्त कंपनी फाइनेंशियल लॉस में जाती है ना, तो बेसिकली होता ही है कि कंपनी के पास पोटेंशियल होती है कि वो वापस रिटेन कर सकती है अपनी पोटेंशियल, ठीक है। इसलिए कंपनी अपने तमाम ऑपरेशंस खुद मैनेज कर रही होती है। लेकिन इस केस में लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली 3 मोड्स हैं जिसमें कंपनी जो होती है वो क्लोज हो रही होती है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है क्लोज होता है। तो अब इसमें ये कहते हैं कि लाइबिलिटी एज अ कंट्रीब्यूटरीज ऑफ अ प्रेजेंट इन द पास्ट मेंबर। वो ये कहते हैं कि हर प्रेजेंट और पास्ट मेंबर जो होता है वो बेसिकली लाइबल होता है अगर प्रेजेंट अगर कंपनी जो है वो दरअसल क्लोज हो रही है। लेकिन कुछ लाइबिलिटी कुछ है एक्सेप्शंस है, ठीक है। कि पास मेंबर जो है वो बेसिकली ही कंट्रीब्यूट कि जो पास मेंबर है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। मतलब कि जो पास मेंबर है वो उस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कि अगर कंपनी को छोड़े हुए उसे 1 साल गुजर चुका है, ठीक है। और वो कंपनी का हिस्सा भी नहीं रहा है इस पूरे एक अरसे के दौरान, तो वो मेंबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर कंपनी ने जो है उस एक बंदा था, एक पास मेंबर था, उसने कंपनी को छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही उसने कंपनी को छोड़ा तो उसके के जाने के बाद 1 साल तक, ठीक है, जो कंपनी है 1 साल के बाद अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है, तो किसी किस्म का कोई कर्जा लिया है, कोई डेट लिया है, तो फिर उसके बाद वो पास मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर उसके बाद याद रखना कि नेक्स्ट है कि जो पास मेंबर है वो सिर्फ और सिर्फ तभी कंट्रीब्यूट करेंगे अगर अगर हमारे पास जो प्रेजेंट मेंबर है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद याद रखना कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का ये मतलब है कि हर एक कंट्रीब्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो अमाउंट पे करेगा जो कि अनपेड अमाउंट है ऑन देयर शेयर। अनपेड अमाउंट बेसिकली क्या होती है कि सपोज करें कि एक कंपनी है, उसके पास बेसिकली टोटल 100 शेयर्स थे, ठीक है। 100 शेयर्स थे और टोटल हर शेयर की एक शेयर की कीमत जो थी वो 10 थी, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100,000 होता है, ठीक है। अब उस बंदे ने जो शेयर होल्डर था उसने 1000 के बजाय 500 पे किया हुआ था कंपनी को। तो ये जो अनपेड अमाउंट है, तो अगर कंपनी क्लोज हो रही होगी तो वही बेसिकली क्या करेगा, ये शेयर होल्डर जो उसने जो रकम नहीं अदा की हुई कंपनी को अपने शेयर्स की, जो कि आधी उसने देनी है, तो वो बेसिकली क्या करेगा कि सिर्फ उतनी पे करेगा जितनी उसने नहीं दी हुई, ठीक है। तो फिर उसके बाद दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो मतलब ये होता है कि आप कंपनी के साथ शुरू में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर कोई किसी किस्म की वाइंडिंग अप हो रही होगी तो मैं इतनी जो है वो कंट्रीब्यूट करूँगा। सपोज करें कि 10 मेंबर्स हैं और सब ने ये कहा हुआ है कि हम बेसिकली क्या करेंगे कि 100 कंट्रीब्यूट करेंगे कि अगर कंपनी जो है वो दरअसल क्लोज होगी। तो 100 अगर एक मेंबर करेगा तो फिर 10 मेंबर्स होंगे तो वो 1000 मतलब वो ये गारंटी उन्होंने की हुई है। तो अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस फेस कर रही है, तो वो सब क्या करेंगे, 1000 पे कर देंगे। फिर उसके बाद याद रखना कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कंपनी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि किसी किस्म का भी कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बेसिकली क्या होगा कि कंपनी अपने फंड्स में से एक कंट्रीब्यूशन करेगी, कोई मेंबर पे नहीं करेगा। फिर उसके बाद याद रखना कि एक और चीज़ है कि डिविडेंड्स। डिविडेंड्स बेसिकली कहते हैं पेमेंट्स। डिविडेंड्स बेसिकली ये वो पेमेंट्स होती है जो कि बेसिकली उसके मेंबर्स को दी जाती है एज़ अ प्रॉफ़िट, ठीक है। तो प्रॉफिट जो कि उसके मेंबर्स के साथ शेयर किया जाता है। तो अब ये कहते हैं कि वो प्रॉफिट जो कि आप बेसिकली क्या करेंगे कि मतलब वो ये कहते हैं कि एक वो प्रॉफिट, एक वो लोन होता है जो कि आपने अपने शेयर होल्डर से लिया होता है, एक वो लोन होता है जो आपने किसी क्रेडिटर से, मतलब किसी बैंक से, किसी दूसरी कंपनी से लिया होता है। तो वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो आपने अपने मेंबर से लिया होता है उसे आप डेट नहीं कह सकते, कोई कर्जा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जिस वक्त आप फाइनल मतलब एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, मतलब आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, आपने सब चीज़ें मैनेज कर दी, तो जिस वक्त आप आखिर में शेयर होल्डर्स को उनकी पेमेंट कर रहे होंगे, तो फिर आप उसे एज अ डेब्ट ही कंसिडर करेंगे और कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशंस है कि वो उनको पे करें।
अब नेक्स्ट है कि लाइबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर व्हेन द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, ठीक है। तो सपोज करें कि एक कंपनी है और उसका डायरेक्टर है। डायरेक्टर बेसिकली क्या होता है कि वो होता है जो कि बेसिकली कंपनी का एक तरह से ऑनर होता है, ठीक है। तो वही कहते हैं कि जो डायरेक्टर है अगर उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में जो डायरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट, लार्ज अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा अगर कंपनी जो है वो उधर से वाइंड अप होगी है। बाकी उसकी दो एक्सेप्शन है कि डायरेक्टर जो है वो उधर से पे नहीं करेगा अगर कोई पास्ट डायरेक्टर था। मतलब इसमें कि करंट और पास्ट डायरेक्टर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर पास्ट डायरेक्टर था वो उस कंपनी को छोड़े हुए 1 साल गुजर चुका है और फिर वो किसी किस्म का मेंबर नहीं रहा, उसने किसी किस्म की कंपनी में इन्वॉल्वमेंट नहीं की, या फिर कंपनी ने उसके छोड़े हुए 1 साल बाद जो है वो दर से कर्जा लिए, तो वो किसी किस्म का उस चीज़ में लायबल नहीं होगा। डायरेक्टर सिर्फ उसे कंट्रीब्यूट करेगा अगर कोर्ट फिर उसके बाद याद रखना कि डायरेक्टर कंट्रीब्यूट उस वक्त करते हैं जिस वक्त कोर्ट ये समझती है कि इसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है ना कि लाइबिलिटी ऑफ अ कंट्रीब्यूटरी हैविंग अ फुल पेड शेयर। अब बेसिकली कंट्रीब्यूटरी कौन होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूटरी बेसिकली ये वो सपोज करें कि कंपनी उधर से क्लोज हो रही है और उसने अपने मेंबर से पैसे लिए हुए हैं, तो वो पर्सन जिसने बेसिकली कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उसके पास ये ड्यूटी है कि वो बेसिकली क्या करे कि कंपनी के डेब्ट्स को सेटल करे, ठीक है। अब मतलब ये कि अगर तो अब वो क्या करेगा, या तो अगर उसने उसके शेयर्स थे और उसने अनपेड अमाउंट, मतलब कि अगर उसके शेयर्स की टोटल कीमत जो थी वो 1000 थी, लेकिन उसने सिर्फ 500 पे किए हुए हैं, तो जो रिमेनिंग 500 अनपेड अमाउंट है वो या तो वो कंपनी को देगा ताकि वो अपने डेट्स क्लियर कर सके, या फिर वो उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक वो करेगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर ये कोई कॉन्ट्रीब्यूटर है उसके पास फुली पेड शेयर है, कि मतलब अगर उसके 1000 रुपये के टोटल 1000 वर्थ के टोटल शेयर्स थे, तो उसने 1000 के 1000 पे किए हुए हैं, तो लिहाजा फिर उसे जो है वो किसी किस्म की उसकी लाइबिलिटीज़ कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके जो राइट्स हैं वो एज अ कंट्रीब्यूटरी के राइट्स हैं। नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अ कंट्रीब्यूटरी, इसका ये मतलब है कि जिस वक्त एक कंट्रीब्यूटरी जो होता है ना, वो जिस वक्त एक कंपनी से उसके मतलब उसने कंपनी के पैसे जब देने होते हैं, तो वो एक तरह से कंपनी का उसके लिए एक डेट क्रिएट हो जाता है, एक कर्जा क्रिएट हो जाता है, कि मतलब वो बंदा जो है वो कंपनी का एक तरह से कर्जदार है, ठीक है। तो वो इस केस में होता है कि वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो तभी पैसे पे करेगा जिस पर कंपनी उसे कहेगी, ठीक है। ये नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटर है। अब ये कहते हैं कि कंट्रीब्यूटर इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बेसिकली आएंगे और वो आकर उसके जितनी भी कंट्रीब्यूशन रहती है या जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली उसे क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट है 299 में ये है कि कंट्रीब्यूटरी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेंबर, ठीक है। अगर कोई मेंबर जो है वो बेसिकली इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो अपने डेट्स क्लियर नहीं कर सकता, तो उस केस में बेसिकली क्या होता है, एक साइनी जो होता है वो अपॉइंट किया जाता है। साइनी सबसे पहले आकर दो काम करते हैं। एक काम तो वो ये करता है कि वो इस चीज़ पर साइनी जो होता है वो सबसे पहले आकर दो काम करता है। एक काम वो ये करता है कि वो जैसे ही आता है तो सबसे पहले तो वो उसने जो सपोज करें कि एक मेंबर था, उसने कंपनी के 500 डेब्ट्स देने हैं, ठीक है, उस पर कंपनी का 500 का कर्जा है, ठीक है। तो सबसे पहले वो इस क्लेम को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद वो उस इंसॉल्वेंट मेंबर के जो एसेट्स थे उनको मैनेज करके कंपनी को वो 500 वापस करेगा, और उसके साथ साथ इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर फ्यूचर में किसी किस्म की पेमेंट उससे करनी हुई तो वो भी करेगा, ठीक है। अब इसमें कंट्रीब्यूटिंग केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ विच हैज़ अ मेंबर, ठीक है। अब अगर एक कंपनी है वो बेसिकली वाइंड अप हो रही है और वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो उस केस में लिक्विडेटर आता है, वही पॉइंट करता है, वो कंपनी के एसेट क्लेम को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस कंपनी ने दूसरी कंपनी का इतना लोन देना है। दूसरा, मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कंपनी के एसेट्स को बेच कर जो है तो मैं इसके लोन को पूरा करूँगा। और तीसरा ये होता है कि मैं अगर फ्यूचर में भी किसी लाइबिलिटी की ज़रूरत हुई तो मैं वो भी फुलफ़िल करूँगा, ठीक है।